नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ हैं, मस्त, आनंदित, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, अपने गत सेशन में आर्थिक परिदृश्य के बारे में अध्ययन किया था और आज अपन जुलाई माह के प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों बाद सीईटी 12th बेस का एग्जाम होने वाला है और उसमें करंट अफेयर्स है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। तो अपने एक एक बिंदु को टू द पॉइंट पढ़ते हुए अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। आइए माँ शारदा को वंदन करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। अपना प्रथम बिंदु है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। क्या है साथियों कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, और यह कौन सा स्थापना दिवस था? प्रथम प्रश्न यही बनता है। तो यह 75वां स्थापना दिवस था। कौन सा साथियों? 75वां स्थापना दिवस था। इसमें क्या विशेष है, आइए जानते हैं। साथियों, हमेशा क्या होता है कि राजस्थान पुलिस जो स्थापना दिवस है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार क्या हुआ कि इस बार अपने प्रदेश में लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव के कारण क्या लगी हुई थी? आचार संहिता लगी हुई थी। उस आचार संहिता को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी गण क्या थे? पुलिस के व्यस्त थे। किसमें? चुनावों में। इस कारण पुलिस महानिदेशक के महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब की बार अपने 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस न मनाकर 10 से 13 जून को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 10 से 13 जून को मनाएंगे। तो इस बार राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो 10 से 13 जून को मनाया गया। और इस अवसर पर क्या विशेष हुआ? इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 घोषणाएं की गई, जिसमें राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। राजस्थान पुलिस बेनेवलेट फंड के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। अब बेनेवलेट फंड क्या होता है? बेनेवलेट फंड होता है साथियों कि राजस्थान पुलिस में जितने भी अधिकारी कर्मचारी गण हैं, उनके पुत्र पुत्रियों को जो भी अध्ययन करने के लिए या स्टडी के लिए जो भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, वो पुलिस बेनेवलेट फंड के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो उसके लिए 1 करोड़ की राशि आवंटित की गई। ठीक है। और उत्सव फंड, जैसे अब राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया, इस प्रकार अन्य दिवसों पर भी क्या किया जाता है? समारोह का आयोजन किया जाता है। तो उसके लिए भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ राशि आवंटित करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। तो ये अपने को कुछ ध्यान में रखनी है बातें जो प्रमुख थी, वो मैंने आपको बता दी। अब की बार अपने को ध्यान में रखना, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो हमेशा 16 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 10 से 13 जून 2024 को मनाया गया। आइए रुक करते हैं अपने दूसरे प्रमुख बिंदु की ओर। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह कब आयोजित किया गया? तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अपने 5 जून को। तो यह 5 जून को मनाया गया। कब? 5 जून को। कहां पर? तो यह मनाया गया साथियों जयपुर के झालाना में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर। यह अपने को ध्यान में रखना है। और इस पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किसने किया? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले तो बात उठती है कब किया गया? तो 5 जून 2024 को। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कहां पर? जयपुर में। ठीक है। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यह आयोजन किया गया। इसमें क्या विशेष हुआ, आइए जानते हैं। इसमें एक अभियान लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। अब महाअभियान लिखा गया तो वास्तव में महाअभियान ही होगा। तो इसमें क्या होगा? इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने साथियों? 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। पहली तो बात आपको यह ध्यान में रखना कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब की गई? तो 5 जून 2024 को। कब साथियों? 5 जून 2024 को। ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस अभियान की घोषणा की गई थी और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो कि हम 7 करोड़ पौधे हैं जो अपने पूरे प्रदेश में लगाएंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वायु के गुणवत्तापूर्ण पूर्व चेतावनी के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है कि पहले ही अपने को जिस प्रकार आंधी आती है, ठीक है, तेज तूफान आने वाले हैं और वायु कितनी प्रदूषित है, उनके बारे में समस्त तमाम जानकारी देने के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से जयपुर वासियों को मौसम की तर्ज पर वायु गुणवत्ता के बारे में भी पूर्व में चेतावनी जारी कर दी जाएगी। जैसे मौसम
का पहला पता बता दिया जाता है कि आज बारिश होगी, आज इतने प्रतिशत टेम्परेचर रहेगा। तो उस मौसम की तर्ज पर अब वायु के बारे में अपने जान सकेंगे कि जैसे वायु की गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानियों का समाधान पहले ही कर लिया जाएगा। तो ये दो, जो एक तो प्रणाली और एक महाअभियान, वो अपने 5 जून 2024 को राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस के पर इनकी घोषणा की गई। इस अवसर पर अलवर एवं कोटा जिले के लिए सोर्स अपॉर्चमेंट एंड एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट जारी की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट फोटो के लिए विपुल बालचंद्र को प्रथम, ऋतु शर्मा को द्वितीय और रविंद्र चौधरी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है साथियों, कि राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण मंडल है उसकी तरफ से एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी कि जो भी पर्यावरण चेतना को लेकर शानदार एक कोई फोटो कहाँ की अगर खींच के वो सेंड करेगा तो उनमें से कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विजेता की घोषणा की गई है, जिनमें से विपुल बालचंद्र को प्रथम, ऋतु शर्मा को द्वितीय और रविंद्र चौधरी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में समिति वापस बनाई गई है। ठीक है, पहले जो माननीय अशोक गहलोत जी के दौरान 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए थे, अब उनके पुनर्गठन के लिए जो समिति बनाई गई है, इस समिति का गठन है साथियों वो 28 जून 2024 को मंजूरी मिली है और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो ललित के पंवार होंगे, जो पूर्व आईएएस और ये आरपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ललित के पंवार जी। और इनके दिशा निर्देश में यह कमेटी कार्य करेगी और यह कमेटी यह जारी करेगी कौन से जिले अपने को रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल की उप समिति को रिपोर्ट सौंपेगी। अब क्या कर दिया गया है, थोड़े दिन पहले की बात है ये कि प्रेमचंद बेरवा जी को इस समिति से निष्कासित कर दिया गया है जो और इनके स्थान पर मदन दिलावर जी को, जो अपने शिक्षा मंत्री है, उन्हें नियुक्त किया गया है। और इस कमेटी में जो शामिल है वो उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी है, राजस्व मंत्री हेमंत मीना जी है और जल संसाधन मंत्री सुरेश जी रावत को भी सदस्य बनाया गया है। तो अभी देखते हैं इनके जो फैसला है वो अभी आने वाला है, इंतजार है कौन कौन से जिले अपने राजस्थान में रहते हैं, कौन कौन से नहीं रहते। तो जो पहले इन 17 जिलों का और 3 संभागों का गठन किया गया था वो रामलू भैया कमेटी के आधार पर किया गया था, जिसमें 17 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। बात करें ललित के पंवार जी के बारे में, तो ललित के पंवार जी वसुंधरा राज्य की पहली सरकार में जेडीसी और पर्यटन सचिव के साथ कई अहम पदों पर रह चुके हैं और वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में यह आरपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। 1611 मिनट में लगातार योग करके बनाया विश्व रिकॉर्ड किसने, तो ग्रेटर नगर निगम ने। किसने, ग्रेटर नगर निगम ने। महानगर निगम ने के सभी कर्मचारियों ने मिलकर ये लगातार 1611 मिनट योग कर ये क्या किया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कहां पर, जयपुर के इंद्रलोक सभागार में। और ये कौन सा था, तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इस बार इस अखंड योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1611 मिनट लगातार योग करके विश्व रिकॉर्ड का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो किसने किया है, तो ग्रेटर नगर निगम जयपुर के द्वारा। और इसके उपलक्ष्य में, इस महान उपलब्धि के लिए जो मेयर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम जयपुर की, तो उसे सम्मानित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में भाजपा को 14 सीटों पर और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है। जो 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे, पहला जो चरण था वो 19 अप्रैल को हुआ था, दूसरा 26 अप्रैल को हुआ था। इसकी चर्चा आपने काफी बार कर चुके हैं। और जो मतगणना हुई थी वो 4 जून 2024 को हुई थी। और जो चुनाव परिणाम है वो आ चुका है, उसमें 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है और भारत आदिवासी पार्टी से 1 सीट जो राजकुमार रोत हैं, आरएलपी से 1 सीट मिली है जिसके हनुमान जी बेनीवाल है, और सीट सीपीएम में 1 सीट जो मिली है। ठीक है। और लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से कुल 14 सीटों पर विजयी मिली है। ये अपने को मुख्य आंकड़े जो मिले थे इस लोकसभा चुनाव में। और कौन कौन से लोकसभा
क्षेत्र से कौन कौन से सांसद है जो विजयी हुए हैं और किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो सारणी है वो आपके समक्ष प्रेजेंट है। आप यह देख सकते हैं कहां कहां से कौन कौन से सांसद विजयी हुए हैं और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा अपने कर लेते हैं कि सांसद बने विधानसभा और राज्यसभा सदस्य। कोई कौन से विधानसभा के सदस्य यानी विधायक और राज्यसभा के सदस्य हैं वो एमपी बने हैं। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के राजस्थान में 6 विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। इनमें से कुल 5 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। ठीक है कि कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस ने जो गठबंधन करके जो राजस्थान में चुनाव लड़ा था तो वो 6 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, उनमें 5 सीटों पर विजय हासिल की है। तो कांग्रेस की 3 और बीएपी के 1 सीट पर और आरएलपी के 1 सीट पर यह गठबंधन था कांग्रेस सरकार का, उसमें से 5 सीटों पर इन्होंने विजय हासिल की है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के हरीश मीणा जीते हैं। झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस से, दौसा सीट से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से जीते हैं और बीएपी के राजकुमार रोत बांसवाड़ा से, वो मैंने आपको बता ही दिया, भारतीय आदिवासी पार्टी के, और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल नागौर से लोकसभा सीट पर विजयी हुए। ये गठबंधन की कुछ सीटें थी जहां पर ये प्रत्याशी जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सर्वाधिक मतांतर से जो जीत हुई है वो राजसमंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुई है, जहां पर सर्वाधिक मतों का अंतर रहा। वहां पर भाजपा की महिमा कुमारी मेवाड़ ने 3,92,000 वोटों से एक महान जीत हासिल की है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और न्यूनतम मतांतर से जो जीत हुई थी वो जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र जी से जीते थे, वो मात्र 1615 वोटों के साथ जीते थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे युवा महिला कांग्रेस की संजना जाटव है, जो भरतपुर लोकसभा सीट से विजयी रही हैं। इन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को 51,983 वोटों से हराया था। तो सबसे युवा महिला की बात करें तो कौन है? संजना जाटव है। कहां से? तो कांग्रेस की सांसद है। महिला सांसद की बात करूं तो इस 18वीं लोकसभा में राजस्थान से कुल 3 महिलाएं हैं वो पहुंची है। एक तो संजना जाटव, एक राजसमंद से जो सबसे ज्यादा मतों से विजयी रही है महिमा सिंह मेवाड़, और कांग्रेस की संजना जाटव, और भाजपा की मंजू शर्मा जयपुर शहर से। ये कुल 3 जो महिला सांसद है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर पहुंची है। केंद्र सरकार में मंत्रियों के परिणाम भी रहे, और वो अपने जानते हैं कि राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव ने जीत हासिल की है। वहीं पर जो भाजपा प्रत्याशी कैलाश चंद्र चौधरी थे बाड़मेर से, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहां पर से कौन जीते हैं? तो कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल जी वहां से विजयी हुए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह 5वीं बार लोकसभा में पहुंचे। लगातार 25 साल सांसद रह जाएंगे। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सुपुत्र कौन? दुष्यंत सिंह। और जो मतदान प्रतिशत है इनकी चर्चा आपने पहले भी कर चुके हैं, तो ये एक बार आप अध्ययन रीडिंग ले सकते हैं क्रोनोलॉजी के माध्यम से। राजस्थान के 4 सांसदों को मिला केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो अपने राजस्थान के 4 मंत्री हैं वो मंत्री बने हैं, वो कौन कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जो मंत्रालय भेंट किया गया है वो कला एवं पर्यटन संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? कला एवं पर्यटन संस्कृति मंत्रालय। गजेंद्र जी इस प्रकार गरजेंगे कि कला एवं पर्यटन संस्कृति मंत्रालय को सुदृढ़ रूप से स्थापित कर देंगे। कैसे गरजेंगे? किस पर गरजेंगे? तो कला और पर्यटन पर गरजेंगे। कला और पर्यटन पर गरजेंगे। भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। तो ये इनको जो मंत्रालय सौंपा गया है वो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सौंपा गया है। अर्जुन राम मेघवाल जी को विधि एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। भागीरथ चौधरी जी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, चौधरी जी कृषि से संबंधित है। चौधरी जी क्या करेंगे? कृषि को संभालेंगे। अर्जुन राम जी कानून बनाएंगे। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण को सुधारेंगे। गजेंद्र जी किस पर गरजेंगे? तो पर्यटन पर और कला पर गरजेंगे। इस प्रकार आप याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगाराम मूलचंदानी जी के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इन्हें 27 जून 2024 को, कब साथियों? 27 जून 2024 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है सभी मेरे प्रिय साथियों को। तो इनके साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक गुप्ता को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस रामचंद्र झाला राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदासीन थे। वो इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य संभाल रहे थे और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, तो गंगाराम मूलचंदानी को, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये अब की बार सेट में भी प्रश्न पूछा गया था। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य के पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। यह अध्यक्ष और सदस्य दोनों की कार्यकाल की अवधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेट में इस बार यह प्रश्न पूछा गया था 22 तारीख को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आइए पढ़ते हैं अपने कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके के बारे में, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की राज्य सरकार ने 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में जानकारी दी, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए। तो क्या हुआ कि 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की गई कि राजस्थान में भी एक मानवाधिकार आयोग होना चाहिए। और उसे किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर स्थापित किया गया। और तब इसमें कहा गया था कि इसमें एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत, और उसके बाद इसे क्या कर दिया जाता है, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। और जो अपना मानवाधिकार आयोग है, ये जो अपना कार्य इसने प्रारंभ किया था तो मार्च 2000 से किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो अपना कार्य प्रारंभ किया गया था तो मार्च 2000 से प्रारंभ किया गया था और इसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 18 जनवरी 1999 को हुई थी। ठीक है, जब इसे प्रारंभ किया गया तब इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य थे। 2006 के बाद इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो सुश्री कांता भटनागर को आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका कार्यकाल 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक रहा। तो ये था अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ब्रॉड स्तर पर जाना है। तो आशा करता हूं कि एक भी फैक्ट है आपसे वंचित नहीं रहा होगा, अच्छे से अपने अध्ययन कर रहे हैं। और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में उपचुनाव होने वाले हैं, वो कब होंगे, वो 7 जून 2024 को होंगे। और इसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। तो ये नगरीय निकाय में चुनाव करवाए जाएंगे, इसमें और कुछ विशेष है नहीं। दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। किसको, दिया कुमारी जी को। कौन सा, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को यह सम्मान वर्ष 2025 में पटवा इंटरनेशनल द्वारा, पटवा इंटरनेशनल का है बर्लिन जर्मनी में, उसमें एक आयोजन किया जाएगा पटवा इंटरनेशनल द्वारा। उस कार्यक्रम के दौरान इन्हें इंटरनेशनल टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के द्वारा इन्हें सम्मानित बर्लिन में किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो दिया कुमारी जी को दिया गया है। और इन्हें कब इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो वर्ष 2025 में इन्हें बर्लिन में यह अवार्ड दिया जाएगा। और राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, दिया कुमारी के अलावा राजस्थान टूरिज्म को वर्ष 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर है, यहाँ पे काफी सारी जगह है, जो प्लेस है, जो राजा रजवाड़ाओं के द्वारा जो किले, दुर्ग, मंदिर, अनेक स्थापत्य कला से जो भी रिलेटेड है, दर्शनीय स्थल है, तो वहां पर उनके देखने के लिए काफी पर्यटक आते हैं। तो काफी सारी डेस्टिनेशन है मन को लुभाने वाली, तो इस कारण राजस्थान टूरिज्म को क्या किया गया, डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के द्वारा भी नवाजा गया है। यह पुरस्कार भी पैसिफिक एरिया ट्रेवल साइट संगठन पटवा के द्वारा
पटवा की फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एरिया ट्रेवल संगठन की ओर से आईआईटी बर्लिन में 2025 में भी यह अवार्ड दिया जाएगा। इस प्रकार डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर और वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड कब दिए जाएंगे? तो वर्ष 2025 में यह अवार्ड दिए जाएंगे। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को मिला एटी गवर्नमेंट पीसीयू लीडरशिप अवार्ड। ये क्या है एटी गवर्नमेंट पीसीयू लीडरशिप अवार्ड? तो आइए जानते हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विस को प्रतिष्ठित एटी गवर्नमेंट पीसीयू लीडरशिप ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 22 जून 2024 को सम्मानित किया गया कि इन्होंने क्या किया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हें प्रथम श्रेणी प्रदान करने पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। किसको? तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज को। किसको? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज को। इन्होंने क्या किया है कि बायोमेडिकल उपकरण आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना और एक डिजिटल दृष्टिकोण के सफल क्रियान्वयन के लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। जो भी जितने भी आप उपकरण होते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह, उनमें डिजिटल सुविधा को बढ़ाते हुए और अधिक सुविधाजनक बनाते हुए अपनी कार्य प्रणाली को देखते हुए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। नवीन महाजन होंगे राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नवीन महाजन। और अभी अपने जाना था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे? नवीन महाजन होंगे। कौन होंगे? तो नए से अपने को याद रखना, नए कौन? नवीन। नया का पर्यायवाची क्या होता है? नवीन। तो इस प्रकार नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन होंगे। तो नवीन महाजन जी को इस नियुक्ति का अपनी स्वीकृति 19 जून 2024 को प्रदान की है। इसके बाद अपन चर्चा करें सोरसन में बनेगा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर। खरमोर ब्रीडिंग सेंटर अब लगातार क्या हो रही है खरमोर की। पहले तो अपने जानिए किसका शुभंकर खरमोर है, किस जिले का शुभंकर खरमोर है, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। 12 जिले के अंता तहसील में सोरसन वन क्षेत्र में दुर्लभ पक्षी खरमोर के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। यह प्रदेश का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर होगा। इससे पहले अजमेर में यह खरमोर का ब्रीडिंग सेंटर था। अब आपको बताना है खरमोर किस जिले का शुभंकर है। प्रत्येक जिले का एक एक शुभंकर आवंटित किया गया है, जिस शुभंकर से उस जिले की पहचान होती है। तो आपको बताना है खरमोर किसका शुभंकर है। अब खरमोर लगातार क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर और बनाया गया। वो कहां पर बनाया गया? तो सोरसन अंता 12 में। खरमोर पक्षी को इकोसिस्टम का अहम हिस्सा माना जाता है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। खरमोर को मरुद्रा में मानसून से पहले बारिश का अग्रदूत भी माना जाता है कि कहा जाता है कि मानसून की बारिश से ठीक 7-8 दिन पहले खरमोर नजर आने लगता है। जब खरमोर उनको मरुस्थल इलाके में जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर हो गया और गंगानगर दक्षिणी भाग हो गया, वहां पर ये खरमोर क्या होते हैं? विचरण करने लग जाते हैं। और इनके विचरण करने के 7-8 दिन बाद यूं माना जाता है बारिश आने वाली है। तो बारिश का अग्रदूत किसे माना जाता है? खरमोर को माना जाता है। और इन्हें इकोसिस्टम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हें माना जाता है। तो इनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए दूसरा राजस्थान का खरमोर ब्रीडिंग सेंटर अपने कहां पर स्थापित किया गया है? तो सोरसन 12 में। पुगलगढ़, छतरगढ़ व भड़ला में लगेंगे 1950 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट। कब साथियों? तो इसकी घोषणा है वो भजनलाल जी के द्वारा 16 जून 2024 को मंजूरी के दे दी गई है, जिसमें बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना। 2450 मेगावाट की 3 सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट के 2 लगाए जाएंगे। कौन कौन से? तो और वहीं पुगल तहसील में के ग्राम सुरासर में और बनावतवाड़ा में 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना और छतरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में भूमि आवंटित की गई है। पुगल में तो 2 लगाए जाएंगे। कहां कहां पर? तो पुगल में जो 2 साथियों 2 सोलर पार्क बनाए जाएंगे वो सुरासर में और बनावतवाड़ा में। यह तो होंगे 1000 मेगावाट के। और जो छतरगढ़ तहसील में के गांव सरदारपुरा में जो एक प्लांट लगाया जाएगा वो 450 मेगावाट का होगा। इस प्रकार बीकानेर जिले में टोटल होगा वो 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क लगाए जाएंगे। और एक जो सोलर पार्क है वो 500 ग्राम का मेगावाट का वो फलोदी के भड़ला
तहसील में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार कुल 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट है वो स्थापित किए जाएंगे। और फलोदी में स्थित बड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। आइए साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं न्यूज इन शॉर्ट में क्या महत्वपूर्ण। आइए, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 कि इसका आयोजन है वो कब किया जाएगा? 2026 में किया जाएगा। 5 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर प्रदेश में पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच यानी विभिन्न देशों से व्यापारी आएंगे, बिजनेसमैन लोग आएंगे और इस पत्थर के बारे में जो अपने मकराना में है, किशनगढ़ में है, उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाए ताकि वह वहां से आकर यहाँ पर क्या कर सके, निवेश कर सकें और राजस्थान में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? 5 फरवरी 2026 में किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और इसमें कुछ विशेष है नहीं। टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। इससे अपने को याद रख लेंगे कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। कृषक उपहार योजना ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषक उपहार योजना, थोड़ी तबीयत इश्यू है उसके कारण थोड़ी खांसी वगैरह है, तो आप थोड़ा साथ दीजिएगा। कि कृषक विपणन विभाग द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत राजस्थान किसान पोर्टल पर ऑनलाइन लॉटरी 12 जून 2024 को निकाली गई। तो यह साथियों क्या है कृषक उपहार योजना? कि यह कृषक विपणन विभाग है, उसमें ई नाम एक पोर्टल चलता है। जो भी अधिक यानी डिजिटलीकरण करता है, अपने जो फसलें होते हैं उसका बेचान भी करता है, तो वो ई नाम के माध्यम से करता है। ठीक है, जो पेमेंट का भुगतान है वो भी अगर करता है तो वो भी ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से करता है। तो सब कुछ डिजिटलीकरण अगर अपनाता है तो उस कृषि विपणन विभाग के द्वारा कृषक उपहार योजना चलाई गई है, जैसे ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 12 जून 2024 को निकाली गई। और इस योजना के तहत कोटा के कृषक मंजीत पाल को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया। हनुमानगढ़ के शाह मोहम्मद को 1.5 लाख रुपए का दूसरा स्थान पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया। और उदयपुर मंडी के प्रभुलाल को 1 लाख रुपए की राशि के साथ तृतीय पुरस्कार आवंटित किया गया। इसमें क्या है कि यह योजना कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से संचालित की जा रही है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसमें एक ई नाम का पोर्टल चलता है, उसके माध्यम से सब कुछ बेचना, करना, भुगतान अर्जित करना, बेचे की फसल की जो अपने को पैसे मिलते हैं वो भी ऑनलाइन लेना। तो सारे के जो कार्य अधिक से अधिक जो डिजिटल को प्रेरित करने के लिए कार्य करते हैं, तो उनके कृषकों को उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से कृषक उपहार योजना को लागू की गई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और योजना के तहत मंडी स्तर पर बात करें, वो तो प्रदेश स्तर पर था, तो मंडी स्तर पर 6 महीने में 3 पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय 15,000, तृतीय 10,000 रुपए का। और खंड स्तर पर बात करें तो यह 6 महीने में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रथम 50,000, द्वितीय 30,000, तृतीय 20,000। इस प्रकार यह राशि भेंट की जाती है। और यह योजना 3 स्तर पर प्रारंभ है। कौन कौन सी? मंडी स्तर पर, खंड स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो आशा करता हूं कि यह इस कृषक उपहार योजना के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी है। कौन है? वासुदेव देवनानी जी है। उनके द्वारा 8 जून 2024 को विधानसभा ई बुलेटिन का लोकार्पण किया गया और बुलेटिन का प्रथम अंक शुक्रवार को 7 जून को जारी कर दिया गया। और यह विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है। इसमें क्या होगा कि इस विधानसभा के साप्ताहिक ई बुलेटिन में, तो पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ई बुलेटिन है जो साप्ताहिक होगी, मासिक होगी या वार्षिक होगी या अर्धवार्षिक होगी, तो यह साप्ताहिक होगी। साप्ताहिक ई बुलेटिन विधानसभा क्षेत्रों की विकास यात्राओं पर आधारित सफलता की कहानियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी विधानसभा में अहम मुद्दे या निर्णय लिए जाते हैं वो कितने सफल हुए, उन पर कहानियों को संजोकर इसमें प्रकाशित किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना, राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन कब से प्रारंभ हुई? तो 8 जून 2024 को प्रारंभ हुई। किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो राजस्थान राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रारंभ की गई। और यह कैसी बुलेटिन है? तो यह साप्ताहिक ई बुलेटिन है। यह आपको ध्यान में रखना है। रामधनुष और हनुमान गदा, साथियों सुमेरपुर पाली के कैलाश सुथार जी और हितेश सोनी जी है। इन्होंने
1100 किलोग्राम के रामधनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान गदा यानी घोटो इस राम मंदिर के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर इन्होंने रामधनुष और हनुमान गदा भेंट की है, जो कि अयोध्या में स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? कैलाश सुथार जी के द्वारा, हितेश सोनी की जी के द्वारा। एक तो धनुष और एक हनुमान जी को घोटो। इस प्रकार से याद रख लियो। एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप, एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप वो पहली बार मेजबानी करने का मौका भारत को मिला है और यह राजस्थान के भरतपुर में 2024 के दिसंबर में आयोजित की जाएगी। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है भारत, और भारत में भी जो यह मलखम्ब चैंपियनशिप का आयोजन होगा वो राजस्थान के भरतपुर में होगा दिसंबर 2024 में। तो इसे आप याद रखना। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? तो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। वहां पर कितने गिद्ध दिखे हैं? तो 173 गिद्ध दिखाई दिए गए हैं। ठीक है। और 2 वर्ष पहले की गणना थी उससे 31 अधिक है। उस समय 142 गिद्ध थे, अब 173 गिद्ध हो गए हैं। तो अब ये भी गिनना पड़े, ये भी याद रखना पड़े। देखो तो टाइम आए हुए। अब आप याद रखें RS राठौड़ जी समिति, ये किससे रिलेटेड है? तो ये प्रदेश में जो एकल पट्टा वितरण है, जो पट्टे भी बोलते हैं, जैसे कोई अपने भूमि खरीदते हैं, कोई प्लाट लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, उसके पट्टा या रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई है वो RS राठौड़ समिति की गठित की गई है। और कब की गई? तो 19 जून 2024 को इसका गठन किया गया है। और ये क्या है? तो ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और अच्छे तरीके से इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे, तो इन्हें इनका अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, मुख्यमंत्री जो रोजगार उत्सव है, जो बेरोजगारों के लिए अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करेंगे, इस मुद्दे के साथ, ये संकल्प के साथ चुने गए थे। देखते हैं कितने खरे उतरते हैं अपने वायदों पर। तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन जयपुर के मानसरोवर में 29 जून 2024 को किया गया। कब किया गया? 29 जून 2024 को। कहां पर? जयपुर के मानसरोवर में। जयपुर के मानसरोवर में। कौन से सरोवर में? तो मानसरोवर में। मानसरोवर में स्थित टैगोर स्कूल में के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 5000 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कितने कर्मियों को? 5000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। MNIT, जयपुर में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 3 मंजिला इमारत पर 2 बार भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कब किया है? 2024 में कि इन्होंने 3 मंजिल बनाई और 2 बार भयंकर भूकंप लाकर देखे हैं, ये भूकंप से इमारत गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो कैसे बनाए ताकि भूकंप से कोई हानि ना हो, जन हानि ना हो, आर्थिक हानि ना हो। तो इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया है। किसके द्वारा? मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। कहां पर? जयपुर में। बस, और इसमें कोई विशेष है नहीं। तरंग शक्ति, तरंग शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। तरंग शक्ति का आयोजन कब किया गया साथियों? तो अगस्त 2024 में जोधपुर में किया गया। और यह ओनली फॉर भारत का नहीं है, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के फाइटर भी इसमें भाग लेंगे और करतब दिखाएंगे और अपनी अपनी जो युद्ध कौशल की भूमिका है वो भी अपने अपने शौर्य और ताकत के साथ प्रदर्शित की थी इन्होंने। कब? अगस्त 2024 में। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो जोधपुर में आयोजित किया गया। कब किया गया? तो अगस्त 2024 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। विश्व ऊंट दिवस, साथियों विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट अपने लिए। जो विश्व ऊंट दिवस है वो 22 जून 2024 को मनाया जाता है। पहले दिन योग दिवस मनाया जाता है, उसके अगले दिन ऊंट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कि योग करके कैसे हो जाओ? तो ऊंट जैसे हो जाओ। तो 22 जून को कौन सा मनाया जाता है? यह वैसे ऊंट जैसे नहीं हो, मतलब ताकत ऊंट जैसी हो जाए, इसलिए योग करो, स्वस्थ रहो, ठीक है, जहाज बन जाओ। तो इसलिए विश्व ऊंट दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 जून 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस पर अलवर जिले में रेबारी रायका देवासी समाज की ओर से गौरव दिवस भी मनाया गया। कि ये हमारे लिए कौन सा दिवस है? गौरव दिवस है। तो ऊंट पालक जाति कौन सी है? वो रायका और रेबारी जाति को माना जाता है। और रेबारी की जाति के आराध्य देव कौन सी है? तो पाबूजी माने जाते हैं। और पाबूजी की फड़ वो किसके द्वारा बांधी जाती है? वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स
वर्ष घोषित किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस अपने साधारण भाषा में याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो 2024 को घोषित किया गया है। किसने? तो संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की है। तो इसमें हर एक फैक्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। एमएल गर्ग, आइए जानते हैं एमएल गर्ग के बारे में। तो इन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, उसका महानिरीक्षक आईजी की कमान इन्हें सौंपी गई है, जिन्होंने अपने जून 2024 से अपना पद है जो ग्रहण कर लिया गया। एमएल गर्ग जी जो बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। उसके बाद अपने करें माया बिश्नोई की बात। तो माया बिश्नोई ने इन्हें दक्षिण कोरिया में जूनियर एशिया कप में तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। और ये कहाँ की है? तो ये माया बिश्नोई बीकानेर की है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया में जूनियर एशिया कप में तीरंदाजी का चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और कहां से बिलोंग करती है ये? तो बीकानेर से बिलोंग करती है। जसवंत सिंह राठी, जसवंत सिंह जी राठी है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य रह चुके थे, जिनका 2 जून 2024 को निधन हो चुका है। तो अक्टूबर 2020 में आरपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए थे। नजर सिटीजन ऐप, ये जयपुर पुलिस के द्वारा ऐप संचालित किया जा रहा है। कौन सा? नजर। नजर एक एप्लीकेशन है, ऐप है, वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जयपुर पुलिस के द्वारा 2024 में। ये क्या है कि कोई भी अगर लैंडलॉर्ड है, चाहे वो मकान किराए देता हो, चाहे दुकान किराए देता हो, जो भी अपने किराएदार हैं उनकी जो सारी जानकारी है वो उसमें नजर में डाल दी जाएगी। भी ये इतनी इसकी आयु है, ये यहाँ का रहने वाला है, ये इसका फोन नंबर है। तो उसके माध्यम से जो भी अपने ड्राइवर है उनके बारे में सारा कुछ उन्हें थाने में जाकर वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो इस नजर एप्लीकेशन से अपना सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, जिसकी जानकारी पुलिस वालों को भी रहेगी और मालिकों को भी रहेगी। तो इससे कोई ज्यादा क्राइम नहीं होंगे, तो क्राइम पर क्या लगाम लगेगी। तो ये नजर सिटीजन ऐप है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो जयपुर पुलिस के द्वारा। सीता माता जंगल में शैल चित्र मिले हैं। वहां के पर्यावरण प्रेमी जी मंगल मेहता जी। कौन? मंगल मेहता जी, जो वहां पर विचरण कर लेते रहते हैं। और उन्होंने विचरण के दौरान ही उन्होंने पुरानी आदिमानव की गुफाएं देखने को मिली और वहां पर उन्हें कई सारे चित्र भी मिले। तो इस प्रकार मंगल मेहता जी ने सीता माता अभ्यारण्य में भी क्या किया है? कुछ गुफाओं की और कुछ पत्थरों पर बने चित्रों की भी खोज की गई है। और यहाँ पर पाए गए शैल चित्र मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका के शैल चित्र और उत्तराखंड के लाखोदिया के शैल चित्रों से मेल खा रहे हैं, ये ऐसे बताए जा रहे हैं। किसने खोजी है? तो ये मंगल मेहता जी ने खोजी है। विजय वर्मा जी, ये जवाहर कला केंद्र में पहले महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और भारतीय प्रशासनिक आईपीएस या आईएएस, तो आईएएस थे विजय वर्मा जी, जिनके 18 जून 2024 को जयपुर में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। जवाहर कला केंद्र है उसके ये पहले महानिदेशक थे। कौन? विजय वर्मा जी, जिनका भी क्या हो चुका है? हाल ही में निधन हो चुका है। वृक्ष मित्र सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान श्री कल्पतरु संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। कब? 16 जून 2024 को। कहां पर? तो जयपुर में। वृक्ष मित्र सम्मान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा। कब? 16 जून 2024 को। कहां पर? जयपुर में। इसमें उमा व्यास जी को सम्मानित किया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने वाली, या डेली एक पौधा लगाती है और उसका संरक्षण भी करेगी। ऐसे नहीं लगा दिया अब उसमें पानी डालें कि नहीं डालें, नहीं, उसका संरक्षण भी करेगी, उसको जीवित भी रखेगी। तो इस प्रकार का महान कार्य करने वाली उमा व्यास को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वृक्ष मित्र सम्मान से। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने परिंदों के लिए परिंदा अभियान भी शुभारंभ किया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने से पूछा जाए परिंदों के लिए परिंदा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राज्यपाल महोदय के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। प्लास्टिक वस्तुओं की निगरानी के लिए पारितोषिक योजना। अब जो भी प्लास्टिक वस्तुओं को अगर कोई उसे स्टोर भंडारण करता है, या प्लास्टिक प्रकार की जो थैलियां हैं, बोतलें हैं, या इनका निर्माण करता है, अगर उनकी अपनी जानकारी देंगे तो अपने को क्या किया जाएगा? 10,000 रुपए की पारितोषिक यानी इनाम के रूप में अपने को दिया जाएगा, अगर आप यह सूचना देते हैं तो। और इसकी सूचना देने वाले का उसका सब कुछ एड्रेस है वो क्या रखा जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। अनिल व्यास जी, अनिल व्यास जी को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? और महासचिव रामावतार जी जाखड़ को महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनिल व्यास जी को। और महासचिव के पद पर रामावतार जाखड़ को नियुक्त किया गया।
राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। अब जो सैनिक हैं, जो देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं और जिन्होंने न्यौछावर कर दिया है, ठीक है, उनके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की घोषणा की गई थी 25 जून 2024 को। कहां पर? जयपुर में। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने मीशा बंदी लोकतंत्र सेनानी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। किसको? मीशा बंदी को। उल्लेखनीय है कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई जो पहले सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसने यह योजना बंद कर दी गई थी और यह 2008 से संचालित थी, इसे पुनः शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा कि इसके जो भी लोकतंत्र सेनानी है उनको 20,000 मासिक पेंशन और 4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यानी टोटल 24,000 की सहायता राशि दी जाएगी ये हर मंथ। किसको? लोकतंत्र सेनानियों को। ये इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। वासुदेव देवनानी जी को स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ई बस सेवा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा है वो राजस्थान के 8 शहरों में संचालित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल 500 ई बसों का संचालन किया जाएगा राजस्थान में। उनमें कौन कौन से जिले शामिल है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर इसमें शामिल है। कि लगातार क्या होता है, प्रदूषण बढ़ रहा है और उस प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें प्रारंभ की जा रही है और राजस्थान के कुल कितने शहरों में संचालित की जाएगी? 8 शहरों में संचालित की जाएगी। राजस्थान जनजातीय परामर्श जाति परिषद क्या है? आइए जानते हैं। जो राजस्थान जनजातीय परामर्श जाति परिषद है, इसमें कुछ सदस्यों का मनोनयन किया गया है। कब? 21 जून 2024 को। इस परिषद में राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति और के 14 विधायकों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है और उसके जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो पुष्कर तेली जी हैं। जो राजस्थान जनजातीय परामर्श जाति परिषद है साथियों, इनमें से 14 जो विधायक गण हैं उन्हीं को क्या बनाया गया? इसके सदस्य बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गिद्धों का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर? महाराजगंज में। तो ये अपने को ध्यान में रखना और इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं कि गिद्धों का जो पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक जो परीक्षाएं होती है उनके लिए अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी गई है। उसमें जो भी पेपर लीक के लिए करेंगे उन्हें 2 वर्ष की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है और 1 करोड़ रुपए का भी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा कि भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश में 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो शामिल है। ठीक है, और इस सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? इनका जो प्राइवेट प्रोटोकॉल के आधार पर मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और जो शुरुआती 1 महीने में इसमें छूट मिलेगी। हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये 2 योजनाएं थी मध्य प्रदेश से, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये मध्य प्रदेश में है और एक अध्यादेश की मंजूरी उत्तर प्रदेश में है और महाराजगंज में होगा प्रदेश देश का सबसे पहले गिद्धों का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो ये था साथियों अपना प्रादेशिक परिदृश्य जिसके बारे में अपन जाना। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।